मैं चोर नहीं हूं, मैंने तो गारंटी दी थी। ये कहना है विजय माल्या का, लेकिन क्या कोर्ट्स का भी ऐसा ही कहना है? इस वीडियो में हम करेंगे विजय माल्या के पॉडकास्ट के हर बड़े क्लेम का ब्रेकडाउन। क्या वो सच कह रहे हैं? क्या इंडिया में उनका ट्रेल अनफेयर होता? और सबसे बड़ा सवाल, थीफ या विक्टिम? इस वीडियो में हम फैक्ट्स, कोर्ट्स रूलिंग और करंट सिचुएशन के बेसिस पर उठाएंगे सवाल और देंगे उन सब सवाल के सॉलिड जवाब। तो वीडियो को एंड तक देखिए और खुद ही डिसाइड कीजिए क्या विजय माल्या एक थीफ है या फिर नहीं है। विजय माल्या कहता है कि उसने 2012 से 2015 के बीच बैंक्स को 4 बार लोन सेटलमेंट का ऑफर दिया था, लेकिन बैंक्स ने मना कर दिया। अब सवाल ये उठता है, क्या विजय माल्या के ऑफर रीजनेबल थे और क्या बैंक्स ने उन्हें बेवजह रिजेक्ट कर दिया? तो इसका जवाब होगा नहीं। फैक्ट चेक से ये पता चला है कि जो ऑफर्स विजय माल्या ने दिए थे वो काफी कम अमाउंट के थे। जैसे कि 2016 में 4000 करोड़ का ऑफर दिया गया, जबकि टोटल उधार 9000 करोड़ से ज्यादा का था। इसका मतलब है कि वो बैंक से कह रहा था कि वो अपना आधा पैसा माफ कर दे, जिसे हम स्टीप हेयर कट कहते हैं। बैंक्स ने ये ऑफर इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उनका पैसा रिकवरी नहीं करता था। बाद में जब विजय माल्या इंडिया से बाहर चला गया तब उसने अनकंडीशनल ऑफर देना शुरू किया, लेकिन तब तक वो ऑलरेडी फिगरेटिव था। तो विजय माल्या का ये कहना कि उसने ऑफर दिए और बैंक्स ने मना कर दिए, लेकिन ये अधूरा सच है। उसके ऑफर्स बैंक्स के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं थे, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया और इसीलिए ये क्लेम मिसलीडिंग है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। विजय माल्या ने बोला कि बैंक्स ने 6200 करोड़ उधार देना था, लेकिन उन्होंने 1400 करोड़ रिकवर कर लिया, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सच है और क्या इससे विजय माल्या निर्दोष साबित होता है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। हाँ, 1400 करोड़ रिकवर हुए हैं, लेकिन ये पैसा विजय माल्या ने खुद से नहीं दिया। ये पैसा ईडी और रिकवरी ट्रिब्यूनल्स ने उसके ऊपर एक्शन लेकर उसके एसेट्स जैसे शेयर, प्रॉपर्टीज या चीज बेचकर वसूल किया। मतलब ये कि रिकवरी एनफोर्समेंट एक्शन के थ्रू हुई है, ना कि वॉलेंटरी रिपेमेंट से। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर पैसा बाद में रिकवर भी हो जाए तो भी फ्रॉड के इल्जाम खत्म नहीं होते। लो का फोकस ये होता है कि लोन का पैसा कैसे यूज हुआ, क्या पैसा मिसयूज हुआ, क्या फ्रॉड हुआ। ये नहीं कि बाद में पैसा वापस आ गया तो सब माफ कर दिया जाएगा। और जब रिकवरी 1400 करोड़ से ज्यादा की हुई तो ये एक्चुअली दिखाता है कि विजय माल्या ने अपनी पूरी एम्पायर हैविली मॉर्टेज कर दी थी, यानी उसने काफी कुछ गिरवी रखा हुआ था। तो विजय माल्या का ये कहना बिल्कुल ही मिसलीडिंग है, क्योंकि पैसा अंडर प्रेशर वसूल किया गया था और ये उसकी इनोसेंस का प्रूफ थोड़ी ना बन सकता है। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं। विजय माल्या कहता है कि उसने 1 रुपया भी पर्सनली बोरो नहीं किया। सब लोन किंगफिशर एयरलाइन के नाम पर लिए गए थे और वो सिर्फ गारंटर था। अब सवाल ये उठता है, क्या इस वजह से उसकी पूरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। हाँ, ये सच है कि लोन ऑफिशियली किंगफिशर एयरलाइन के नाम पर लिए गए थे, लेकिन माल्या ने खुद उन लोन पर पर्सनली गारंटी साइन की थी और कंपनी का पूरा कंट्रोल भी उसी के पास था। वो प्रमोटर और सीईओ जैसे रोल भी प्ले कर रहा था। इंडियन कोर्ट ने भी उसे पर्सनली लायबल माना है और यूके कोर्ट ने उसे 2021 में बैंकरप्ट डिक्लेयर किया ताकि उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से पैसा वसूल किया जा सके। लोगों के नजरिए से अगर किसी ने पर्सनली गारंटी दी है तो उस लोन का लीगली जिम्मेदार बन जाता है, चाहे लोन किसी और के नाम पर भी हो। तो माल्या का ये कहना एक टेक्निकल बात है, लेकिन कानून में ये सब नहीं चलता। कोर्ट ने क्लियरली बोला था कि गारंटी देने के साथ साथ ऑपरेशनल कंट्रोल भी उसी के पास था, इसीलिए वो लीगली रिस्पॉन्सिबल है। तो उसका ये क्लेम कि मैंने लोन नहीं लिया तो ये बिल्कुल ही मिसलीडिंग होगा। गारंटी साइन करके और कंपनी चला के उसने खुद को लीगली लायबल बना लिया था। अब चौथे पॉइंट पे आते हैं। विजय माल्या ने कहा, चोर कभी पर्सनल गारंटी देता है क्या? और पूछा चोरी कहाँ हुई है और मुझे चोर क्यों बोला जा रहा है? अब सवाल ये उठता है, क्या ये बातें उसकी सफाई साबित करती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। विजय माल्या का पर्सनल गारंटी देना ये दिखाता है कि उसने लोन की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन ये उसकी बेकसूरी का प्रूफ नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि लोन का रीपेमेंट या गारंटी देना फ्रॉड के एलिगेशन को खत्म नहीं करता। इंडियन लॉ में विजय माल्या के खिलाफ मिस रिप्रेजेंटेशन और फंड्स डाइवर्ट करने के सबूत मिले हैं, यानी लोन का पैसा जहां यूज होना चाहिए था वहां नहीं लगाया गया। इसलिए दिसंबर 2019 में एक स्पेशल इंडियन कोर्ट ने उसे फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया। मतलब वो भाग रहा है और कानून से बच रहा है। ये लेबल सिर्फ मीडिया का नहीं, ऑफिशियली लीगल स्टेटस है जो कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। तो चोर गारंटी देता है क्या जैसे जुमले सिर्फ एक इमोशनल रेटोरिक है जो लीगल सच्चाई को नहीं बदल सकते। गारंटी देना चोर को जस्टिफाई नहीं करता और कोर्ट की फाइंडिंग्स क्लियर है कि पैसा मिसयूज हुआ था, इसलिए उसका आर्गुमेंट मिसलीडिंग है और कानून के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी चोरी लीगली साबित हो चुकी है। अब आते हैं लास्ट और सबसे मेन पॉइंट पर। विजय माल्या ने कहा, मैं भागा नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्री शेड्यूल्ड ट्रिप पर इंडिया से गया था, इसलिए मुझे फिगरेटिव यानी भगोड़ा कहना गलत है। अब सवाल ये उठता है, अगर वो लीगल तरीके से गया था तो उसका करंट लीगल स्टेटस क्या है? अगर मैं आपको बता दूं, वो ऑफिशियली फिगरेटिव है कानूनी तौर पर। मुंबई कोर्ट ने 2019 में उसे फिगरेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर किया और ये स्टेटस मीडिया रिपोर्ट और कोर्ट दोनों में डॉक्यूमेंटेड है। हालांकि विजय माल्या डॉक्यूमेंटेड पासपोर्ट यूज करके ओपन फ्लाइट से गया था, लेकिन उसने वापस आकर कभी कोर्ट का सामना ही नहीं किया। उसने अपने खिलाफ फिगरेटिव टैग को लीगली चैलेंज भी नहीं किया, बल्कि केस ही छोड़ दिया। इस वजह से कोर्ट उसे भगोड़ा ही मानते हैं, चाहे वो कहे कि मैं लीगली गया था
बात सिर्फ जाने की नहीं होती, वापस आने की भी होती है। और जब वो वापस नहीं आया, यूके में एक्स एडिक्शन का केस शुरू हुआ, उसकी प्रॉपर्टी, शेयर या चीज वगैरह सीज होने लगे। ये सब दिखाता है कि लोगों की नजर में आज भी वो लीगली ऑन द रन यानी फिगेटिव है। तो विजय माल्या का ये कहना कि मैं भागा नहीं, ये सिर्फ एक नैरेटिव है, लेकिन कोर्ट की नजर में आज भी वो ऑफिशियली भगोड़ा है।